नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। जुर्म की दुनिया के बारे में एक बात कही जाती है कि ये एक ऐसा दलदल है, इसमें जब कोई इंसान एक बार फंसता है तो फिर उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये बात हर आदमी पर या हर क्रिमिनल पर लागू नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर मामले ऐसे देखे गए हैं जब इंसान कोई जुर्म करता है और उसे उसकी गिरफ्तारी हो जाती है या समाज में उस पर एक धब्बा सा लगता है तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि एक के बाद एक और कई अपराधों में वो शामिल होता जाता है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक स्कूल का हेडमास्टर जुर्म की दुनिया में ऐसे फंसे कि फिर वो किराए का कातिल बन जाए, यानी सुपारी किलर बन जाए। ये कहानी बहुत अजीब है, बहुत चौंकाने वाली। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। बात साल 2010 की है और 2010 में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को एक खुफिया जानकारी मिलती है, एक सूचना मिलती है। और ये सूचना मिलती है एक ऐसे अपराधी के बारे में जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, और कत्ल का इल्ज़ाम मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य गुजरात में है। क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो जाती है और इस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी जाती हैं। इन टीमों को इस आदमी के बारे में जब पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे मुंबई के ही कुर्ला इलाके से क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पकड़ लेती है। इस आदमी का नाम है शैलेश पांड्या और उम्र है 36 साल, 36 ईयर्स। इस आदमी पर इल्ज़ाम है कि इसने अहमदाबाद में जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके बाहर एक आरटीआई एक्टिविस्ट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि हत्याकांड की इस वारदात को शैलेश पांड्या ने अकेले अंजाम नहीं दिया था, बल्कि कुछ और कॉन्स्पिरेटर थे, कुछ लोग इसको लॉजिस्टिक वाइज हेल्प कर रहे थे। तो कुल मिलाकर एक पूरा का पूरा गिरोह था जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। और इस मर्डर केस के सिलसिले में 5 लोग पहले ही पकड़े जा चुके थे। छठा आदमी ये था शैलेश पांड्या, जो गुजरात से बाहर भाग चुका था और इन दिनों मुंबई में ही छुपा हुआ था। लेकिन मुंबई में उसके बारे में जब क्राइम ब्रांच मुंबई को जानकारी मिली तो मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ लिया। शुरू में मुंबई पुलिस को ये लगा कि ये एक नॉर्मल या रूटीन मामला है जिसमें कोई एक कत्ल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे बहुत जल्द ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात उसके घर भेज दिया जाएगा। घर मतलब होम स्टेट, घर मतलब लिटरल घर नहीं, रहेगा तो पुलिस के पास ही, तो होम स्टेट भेज दिया जाएगा। ये क्राइम ब्रांच की टीम को लगा था। लेकिन जब क्राइम ब्रांच के लोगों ने इससे पूछताछ शुरू की और इसने जब अपनी कहानी बतानी शुरू की तो मुंबई पुलिस भी जैसे जैसे कहानी सुनती गई वैसे वैसे हैरान होती गई, चौंकती गई। अब आप भी वो कहानी सुनिए। कहानी कुछ यूँ है कि ये जो शैलेश पांड्या नाम का आदमी है, ये गुजरात के पाटन ज़िले में एक गांव है बापसा, वहाँ का रहने वाला है। और जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो इसकी उम्र 36 साल के आसपास रही होगी। 2010 की मैं बात बता रहा हूँ। और ये गिरफ्तार होने से पहले और अपराध की दुनिया में आने से पहले अपने गांव के पास ही एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करता था। हेडमास्टर आप समझते ही हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, एक बहुत ही सम्मानित पद होता है। उस कुर्सी की, उस जिम्मेदारी की बड़ी इज्जत होती है। बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम और सारा जिम्मा उनके ऊपर होता है। तो एक मतलब नोबल प्रोफेशन में गिनती होती है। लेकिन शैलेश जो है, जब हेडमास्टर की नौकरी करता था उस समय वो ऑलरेडी मैरिड था और उसे 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद वो जिस स्कूल में काम करता था उसी स्कूल की एक टीचर के साथ उसे प्यार हो गया, उसका अफेयर शुरू हो गया। अब ये एक ऐसा रिलेशन था जिसको शायद दोनों घरों के लोग किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऊपर से अगर मैं ज़ात पात की बात करूं तो शायद दोनों अलग अलग कास्ट के भी थे। एक कास्ट के भी होते तो भी इस रिलेशनशिप को कहीं से भी हामी नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी शैलेश जो है एक मैरिड मैन था और उसके बच्चे भी थे। तो ऐसे में कोई भी परिवार जो है अपनी बेटी की शादी ऐसे किसी आदमी से क्यों कराएगा। तो एक विवाद या विरोध तो इस मामले में होना ही था और वो विवाद और विरोध जो है बहुत जल्द शुरू हो गया। गांव में इस तरह की बातें छिपती नहीं हैं। लोगों को पता चल गया कि हेडमास्टर साहब खुद ही टीचर के साथ अफेयर में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो लोग जो है इस चीज़ का विरोध करने लगे और आखिरकार शैलेश को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी ही स्कूल टीचर के साथ
गुजरात से भाग जाना पड़ा। दोनों फरार हो गए। इंग्लिश में वर्ड है एलोपमेंट। तो ये मामला एलोपमेंट का था। घर के लोग पहले अपने तौर पर खूब ढूंढते रहे। शैलेश के घर में तो खैर उसकी बीवी थी, बच्चे थे, वो तो जिसे कहते हैं कि बहुत लाचारगी के स्टेट में थे, कंडीशन में थे, वो क्या करते। लेकिन जो लड़की के घर वाले थे उनमें एक आक्रोश भी था कि उनकी बिटिया को एक शादीशुदा आदमी भगा ले गया है। तो वो अपने तौर पर पहले शैलेश को और अपनी बेटी को खूब तलाशते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन जब नहीं मिली वो, शैलेश का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट तकरीबन 2 महीने बाद लिखवाई गई। हालांकि पुलिस इसके बाद एक्टिव हुई जब रिपोर्ट दर्ज की गई, क्योंकि 2 बालिग लोगों के घर से भागने का मामला था, तो सीधे सीधे किडनैपिंग का मामला नहीं बनता था, एलोपमेंट का मामला था, और इसको आमतौर पर डिसअपियरेंस में ही पुलिस जो है ट्रीट करती है। तो पुलिस ने रिपोर्ट तो लिखी और पुलिस इन दोनों की तलाश भी करती रही, और तलाश करते करते आखिरकार इनकी लोकेशन का पता चल गया। कहाँ गुजरात और कहाँ कर्नाटक का बेंगलुरु। ये प्रेमी जोड़ा जो है ये गुजरात से बेंगलुरु भाग चुका था और बेंगलुरु में ही कहीं छुपा हुआ था, वहीं रह रहा था। पुलिस टीम को जब खबर मिली तो पुलिस टीम ने बेंगलुरु में दबिश दी और वहाँ से शैलेश पांड्या को गिरफ्तार कर लिया, और उसके साथ जो लड़की थी टीचर, उसे पुलिस ने रिकवर कर लिया, बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद उसे, लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। और शैलेश पांड्या पर चूंकि लड़की को भगाने का इल्ज़ाम था तो उसके खिलाफ तो केस था ही, प्लस ये बताया गया, या शैलेश ने ये क्लेम किया कि कुछ झूठे मुकदमे भी उस पर और लाद दिए गए, कुछ झूठे FIR या इल्ज़ाम उस पर लगा दिए गए। अब एक आदमी जब ऑलरेडी किसी जुर्म में शामिल हो, उसके हाथ रंगे हुए हों, और उस आदमी ने ऐसा जुर्म किया हो जिसके साथ किसी की सहानुभूति ना हो, तो इस तरह के मामलों में 2-4 और धाराएं, 2-4 और मुकदमे उसके ऊपर लाद देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो शैलेश के साथ वही हुआ, उस पर कुछ और भी मुकदमे कथित तौर पर लाद दिए गए और वो काफ़ी लंबे वक्त के लिए जेल चला गया। शैलेश इधर जेल चला गया, लेकिन उसका अफेयर जो है वो वन साइडेड अफेयर तो था नहीं। वो जिस टीचर के प्यार में था वो टीचर भी उससे प्यार करती थी, और ये जानते हुए प्यार करती थी कि वो शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी है। तो टीचर जो है वो अपने प्रेमी के जेल चले जाने से और उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाने से काफ़ी दुखी थी, काफ़ी आहत थी, और उसने एक ड्रास्टिक स्टेप, एक बहुत भयानक कदम इसी इमोशन में, आउट ऑफ इमोशन में उसने उठा लिया। उसने खुद को ख़त्म कर लिया। ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक और बहुत दुखद बात थी, और ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जेल में बंद शैलेश को अपनी प्रेमिका के मारे जाने की खबर नहीं मिली। उसे पता ही नहीं था कि उसकी प्रेमिका जिंदा है या मर गई है। इतना कोई कम्युनिकेशन या कोई मिलने वाले ने उसे कोई जानकारी दी भी नहीं। खैर, उसे ज़मानत हुई, वो बाहर आया, और बाहर आने के बाद जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब जाकर उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी मिस्टीरियस कंडीशन में या सस्पिशियस कंडीशन में, रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। जब ये जानकारी शैलेश को मिली तो शैलेश, चूंकि ये जानता था कि लड़की के घर वाले बार बार इस रिलेशनशिप का विरोध कर रहे हैं, तो वो ये एज्यूम कर चुका था, वो ये मान चुका था मन ही मन कि ज़रूर इस लड़की को, यानी मेरी प्रेमिका को, उसके घर वालों ने ही मार डाला होगा, हत्या कर दी होगी। वो ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद को ही ख़त्म किया है। वो ये मान कर चल रहा था कि लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है, और एक तरह से इसे वो झूठी शान के लिए किया गया कत्ल के तौर पर देख रहा था। और इसके बाद उसके मन में बहुत आक्रोश, बहुत खुंदक था, और इस खुंदक की बदौलत उसने एक के बाद एक 4 लोगों को गोली मारी। ये साल था 2008 का और महीना था नवंबर का। गिरफ्तारी तो 2010 में हुई थी, ये कहानी तो 2010 में पता चल रही थी, लेकिन ये स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक की है, इससे पहले की है। तो 2008 की ये बात थी। शैलेश ने क्या किया, लड़की के घर के 2 रिश्तेदारों को गोली मारी। अपने एक रिश्तेदार को भी गोली मारी जो इस प्यार के आड़े आता था, और साथ ही जिस गांव में वो रहता था, बापसा गांव, उस गांव का एक आदमी जो इस प्रेमी जोड़े की राह में रोड़े अटकाया करता था, उसे भी गोली मार दी। तो एक साथ 4 लोगों को उसने गोली मारी, और 3 लोग जो है शूट आउट के बावजूद किसी तरह से बच गए, लेकिन एक चौथा आदमी जिसे गोली मारी गई थी, उसकी इंजरी जो है,
उसकी गोली गोली लगने की वजह से उसकी जान चली गई, मौत हो गई, और ये एक कत्ल का मुकदमा बन गया। तो एक आदमी जो पहले प्यार मोहब्बत के चक्कर में फरार हो गया था, फिर झूठे मुकदमे में जेल चला गया, जेल से वो बाहर आया, बाहर आने के बाद उसने गोली चलाई, गोली चलाने के बाद एक आदमी की हत्या कर दी। लेकिन मर्डर केस जब उस पर हो गया तो वो इस बार पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। वो कुछ समय पहले ही जेल से लौटा था और उसे पता था जेल की ज़िंदगी कैसी होती है। तो वो जो है लगातार भागता रहा, कभी राजस्थान गया, कभी महाराष्ट्र आ गया यानी मुंबई की तरफ, फिर कभी अपने होम स्टेट गुजरात पहुंचा, अलग अलग शहरों में रहा, और फाइनली गुजरात पुलिस को धोखा देता हुआ वो जो है महाराष्ट्र में छिप कर रहने लगा। लेकिन महाराष्ट्र में रहते हुए जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार जब इंसान के कदम बहकते हैं जुर्म की दुनिया में तो बहकते ही चले जाते हैं। अभी तो कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, अब महाराष्ट्र में आकर जब वो फरारी के दिन काट रहा था, गुजार रहा था, उस समय उसके पास जो भी पैसे थे उन पैसों से वो महाराष्ट्र में आकर, मुंबई में आकर जुआ खेलने लगा। और जुआ जो है वो ताबड़तोड़ खेलता था, और खूब जुआ खेलते हुए जितने भी उसके पास जमा पूंजी थी उसने सारे पैसे गंवा दिए। यानी एक के बाद एक तमाम बुरी आदतें, बुरी लतें उसको घेरती जा रही थी। और जब सारे पैसे उसके ख़त्म हो गए और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो फिर वो फिर से अपने होम स्टेट गुजरात पहुंचा, और वहाँ पर भी वो पुलिस से छिप कर रह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो अगर पकड़ा गया कत्ल के मामले में तो उसे जेल होगी और लंबी जेल होगी, तो वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था। लेकिन हाइडिंग में रहते हुए ही, छुप कर रहते हुए ही उसकी मुलाकात एक और पुलिस वाले से हुई, और इस बार एक ऐसे पुलिस वाले से हुई जो पुलिस वाला खुद जो है वो क्रिमिनल माइंडेड था। इस पुलिस वाले ने शैलेश पांड्या को एक ऑफ़र दिया, और ये ऑफ़र जो है लाखों रुपए का था। शैलेश पांड्या को इस पुलिस वाले ने बताया कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिसने आरटीआई के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले करके बहुत सारे महकमों का और बहुत सारे इदारों का, डिपार्टमेंट्स का घोटाला जो है उसका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो इस नेट में हैं, सर्कल में हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तो इस आरटीआई एक्टिविस्ट को मुंह बंद कराने की काफ़ी कोशिश की गई, ये मानता नहीं है, इसे रास्ते से हटाना है, इसे गोली मारनी है, बोलो तुम ये काम करोगे, अगर करोगे तो लाखों रुपए मिलेंगे। शैलेश पांड्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार जुर्म कर चुका था, कत्ल कर चुका था, जुआ खेल रहा था, सब कुछ गंवा चुका था, ज़िंदगी उसकी बिल्कुल तहस नहस हो गई थी, उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी थी। तो उसे लगा कि ये काम कर लेना चाहिए, अगर ये काम कर लेंगे तो कुछ पैसे उसे मिलेंगे और फिर कुछ दिनों तक उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चलेगी। उसने तय किया कि वो आरटीआई एक्टिविस्ट को गोली मारेगा। इसके बाद उसे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराए गए, हथियार वगैरह का इंतज़ाम हुआ, सारी रेकी वेकी की इसने, और फिर अहमदाबाद में जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके बाहर शैलेश ने उस आरटीआई एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। ये मामला काफ़ी चर्चे में आया, और जब जांच हुई तो बहुत सारे लोग इस मर्डर के नेट में शामिल थे, उनका पता चला। 5 लोग गुजरात में गिरफ्तार किए गए, लेकिन शैलेश इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फिर से मुंबई भाग चुका था। वो पहले मुंबई में रह चुका था, उसे एक आइडिया था कि मुंबई में कहाँ छिप सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, तो वो कुर्ला इलाके में छुप कर रह रहा था, और काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक वो कुर्ला में ही रहा। लेकिन आखिरकार उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली, और जब पुलिस को जानकारी मिली, मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को, तो मुंबई पुलिस ने उसे कुर्ला से ही धर दबोचा 36 साल की उम्र में। तो ये कहानी थी एक ऐसे फॉर्मर स्कूल हेडमास्टर की, एक पूर्व हेडमास्टर की, जिसने जो आगे चलकर जुर्म की दुनिया में आया और आगे चलकर एक सुपारी किलर के तौर पर कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। पुलिस ने उसे 2010 में गिरफ्तार किया, लेकिन 10 में गिरफ्तार करने के बाद जब उसके ज़िंदगी की ये कहानी सामने आई तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस वाले भी बहुत हैरान हुए। तो ये एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी थी, जिस स्टोरी में ये एक मैसेज था कि जुर्म करना कितना ख़तरनाक होता है, और एक बार अगर इस जाल में इंसान फंस जाए तो वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। तो इसीलिए जितना हो सके अपराध की दुनिया से दूर रहना, यही अच्छी बात है। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक लड़की जो जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल थी, उसकी हत्या हुई दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, और पुलिस ने उस ब्लाइंड मर्डर केस को कड़ी दर कड़ी सीसीटीवी के अलग अलग फ्रेम्स के ज़रिए कैसे सॉल्व किया। अगर आप वो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में उस स्टोरी को जाकर आप सुन सकते हैं। आज
मैं उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए उसमें से कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ और कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। शाहरुख अंसारी साहब ने कमेंट किया है और कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा दीपिका ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू सर। राकेश पंसारे, इन्होंने ये लिखा है कि बड़ी भाभी पहुंच गई बड़े घर। बेसिकली जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल जिस लड़की की हत्या हुई थी उसे परी भाभी के तौर पर लोग पुकारते थे, जाना जाता था। तो मैंने परी भाभी बोला और राकेश जी ने लगता है उसको बड़ी भाभी सुना है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बड़े घर पहुंच गई। अच्छा, बड़े घर शायद आप लोगों को पता हो और शायद सबको ना भी पता हो, जेल को बेसिकली बड़े घर भी कहते हैं। मतलब बड़े घर पहुंच गए मतलब जेल पहुंच गए। मोहम्मद नज़र भूल गया था कि वो सीसीटीवी की नज़र में है, ऐसा योगा विथ विकास दास हैं रुड़की उत्तराखंड से, इन्होंने लिखा है। जिमी या गेमाइन इस तरह से एक आईडी है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि उन्हें इस बात की बड़ी हैरानी है कि मेरी जो ये पेशकश है, जो स्टोरीज़ है, इसमें इतने कम व्यूज़ क्यों आते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि हर रोज़ कम से कम 1 लाख व्यूज़ तो मेरे इस प्रोग्राम के आने चाहिए। खैर, मैं भी हैरान होता हूँ कि व्यूज़ कम क्यों आते हैं। मैंने कई बार इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ इस बारे में चर्चा भी की है, लेकिन आप भी क्या कर सकते हैं, आप तो देखते ही हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी कम लोग क्यों देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत खूबसूरत और अच्छी बात क्या है आपको बताऊं, वो ये है कि मेरा ये जो प्रोग्राम है इसको लोग बहुत देर तक देखते हैं। आमतौर पर आज के ज़माने में आपको पता है कि लोगों में पेशेंस की कमी है, लोग कोई भी वीडियो बहुत लंबा नहीं देखते, लेकिन मैं उन लकी लोगों में शामिल हूँ जिसका वीडियो आप लोग बहुत देर तक देखते हैं, एक लॉन्ग टाइम स्पैन तक देखा जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप लोगों का प्यार जो है मेरे लिए वो इस बात का एक सबूत है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। राज रावत ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा ईशा कली के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दीदारुल बापू ने कमेंट किया है और उनका एक रिलीजियस एंगल पर किया गया कमेंट है, तो खैर ये उनकी सोच है। सैयद मकसूद अली के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है कि वोकेबुलरी इंक्रीजेज बाय लिसनिंग टू यू, ऐसा सैयद साहब ने लिखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद नदीम साहब ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ और बताने का अंदाज़ बहुत सुंदर है, लेकिन आज आपको बोलना था कि बेडशीट से लाश निकली, लेकिन आपने बोला पुलिस ने डेड बॉडी से लाश निकाली। ओके ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग है, डेड बॉडी से लाश कैसे निकाली जा सकती है आप समझ ही सकते हैं, वो मतलब ह्यूमन एरर है, और ऐसा ह्यूमन एरर है कि मैं बोल भी गया और मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया। एनीवे थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम है राजा हुसैन, उन्होंने लिखा है कि मैं शम्स सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आपकी कहानी सुनकर आपका भी हो गया हूँ, थैंक्स कहानी सुनाने के लिए, इन्होंने ये कहा है। योगेश अग्रवाल साहब ने भी कमेंट किया है और उनका कमेंट थोड़ा रिलीजियस एंगल पर है, तो मैं उसे पढ़ने से थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कमेंट जो है वो पढ़ना चाहिए। हालांकि आप अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हैं। और राना सुमित साहब ने भी कमेंट किया है, उनका भी मतलब कमेंट कुछ उसी तरह का है। जगदीश के चांडीगढ़ साहब का कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश की ममता पाठक को पति के मर्डर में हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अच्छा, जूनागढ़ से ये हमें एक जानकारी दे रहे हैं, चलिए बहुत धन्यवाद आपका। और चानन राम के नाम से एक आईडी है, ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं, लेकिन चानन राम नाम से मुझे लगता है कि शायद इनका ताल्लुक गुरुग्राम के हैं, तो हरियाणा में तो हैं ही, हो सकता है पंजाब से इनका रिलेशन हो। अमनजोत सिंह, ये तो 100% पंजाब के हैं, इन्होंने कहा है कि पाजी उसको इन्होंने एक जिसे कहते हैं ना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जो मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। एनीवे थैंक यू वेरी मच। दुर्गा शंकर पति, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद शकूर, ये कह रहे हैं कि सर हमें आपका नंबर चाहिए सर। तो देखिए आपको मैं नंबर कैसे दूं, आप क्राइम तक पर मेल कीजिए, crimetak@aajtak.com पर, उसमें मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। यहाँ मुझे लगता नहीं है कि नंबर देना ठीक रहेगा। फ्लाइंग स्किल के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इन्होंने ये कहा है कि द स्टेट कैन बी कंप्लेनेंट इन दिस केस, सम ह्यूमन राइट NGO कैन ऑल्सो बी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिकली स्टेट क्या, पुलिस इस मामले में कंप्लेनेंट है, तभी उसने इस मर्डर केस को रजिस्टर किया है और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करके पुलिस ने जो किलर था उसे पकड़ा भी है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। अनस प्ले टाइम के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत हो रही है, और उन्होंने एक सैड इमोजी बनाई है। एफेक्शनेट समथिंग के नाम से एक आईडी है और
एनीवे उन्होंने पुलिस की तारीफ़ की है। सर आपकी वीडियो के लिए रोज़ चक्कर लगाना पड़ता है, ऐसा इन्होंने क्यों लिखा मुझे नहीं पता। सुहेल साहब, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि मैं रेगुलर नहीं आता हूँ, तो अब तो खैर मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर आऊँ। तो पिछले मुझे लगता है कि 15-20 दिनों से या महीने भर से मैंने कोई दिन स्किप नहीं किया है। कभी छुट्टी पर रहूँ या वीकली ऑफ हो, मेरा बात अलग है। अगर मैं दफ्तर आऊँगा तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड करूँगा, ये मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया है। कई बार मैंने आप लोगों को ये भी एक्सक्यूज़ दिया है कि मैं दफ्तर आता हूँ लेकिन वर्कलोड या वर्क प्रेशर की वजह से नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड प्लानिंग करने की भी शुरुआत की है। इंसान को अपने आप में सुधार तो करना ही पड़ता है, मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत और सारे लोगों ने कमेंट किया, सारे लोगों का नाम नहीं पढ़ सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि वो कई बार कमेंट करते हैं लेकिन मैं उनका कमेंट स्किप कर जाता हूँ, मिस कर जाता हूँ, और जब मैं कैजुअली वो कमेंट पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि काश इनका कमेंट मैंने पढ़ा होता। तो आज भी मुझसे वो गलती हुई कि मैंने उन नाम और उन कमेंट्स को स्पेशली नोट नहीं कर लिया। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो लोग ये कहेंगे कि बहुत दिनों से कमेंट कर रहा हूं और आप मेरा नाम ही नहीं लेते, मैं सोचता हूं कि उन लोगों का नाम स्पेशली नोट करके कम से कम उनके कमेंट्स का एक बार जवाब तो ज़रूर दूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब कोई कमेंट करते हैं तो किसी एक्सपेक्टेशन से ही करते हैं कि वो कमेंट मैं कम से कम पढ़ूं और अगर हो सके तो उसको रेसिप्रोकेट करूं, जवाब दूं। लेकिन कई बार वो होता है, कई बार नहीं हो पाता है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।